दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी अड्डा पे। साथियों, एनसीईआरटी सार संग्रह के सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आज हम लोग कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह के एक और अति महत्वपूर्ण खंड आधुनिक भारत के इतिहास भाग 2 को। इससे पहले हमने आधुनिक भारत के इतिहास भाग 1 को कवर किया था। अगर आप लोगों में से किन्हीं ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे देख सकते हैं। साथियों, जैसा कि हमने कहा था कि इस पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को 5 से 6 वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे, तो आज उसी क्रम में यह दूसरा वीडियो है। सबसे पहले इसमें हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उससे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखते हैं। धन निष्कासन के सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यानी धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? साथियों, वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि यह जो बुक है काफी इंपॉर्टेंट बुक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी टीचर का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो या कोई अन्य एग्जाम दे रहे हो, उन सभी एग्जामों में यह बुक इफेक्टिव है। पॉवर्टी एंड द अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो पॉवर्टी एंड द अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। एक बार फिर से इन तीनों प्रश्नों को जो दादा भाई नौरोजी से संबंधित है देख लीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। यह धन निष्कासन का जो सिद्धांत था यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी, लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी, एंड पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है वो भी दादा भाई नौरोजी। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है का विचार कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक हैं रजनी पामदत्त। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना जे.एन. टाटा के द्वारा किया गया था। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री कावसाजी डाबर के द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहां स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट जो मिल है वो श्रीरामपुर में स्थापित किया गया था, और ये जो श्रीरामपुर है वह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करता जो राज्य है वह पश्चिम बंगाल ही है। अगर पूरे विश्व की अगर बात करिएगा तो पूरे विश्व में जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है बांग्लादेश में होता है और उसके बाद भारत में होता है। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम चाय बागान 1833 में स्थापित किया गया था। प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पनिक्कर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को टाकू राज कहा था। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि 1765 से 1772 के काल को टाकू राज किसके द्वारा कहा गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका के एम पनिक्कर के द्वारा। 1813 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार के से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाला भारतीय उद्योग कौन था? तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वह था कपड़ा उद्योग। 1813 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाला भारतीय उद्योग था कपड़ा उद्योग। प्रमुख कृषि पद्धतियों की अगर हम बात करें तो तिनकठिया प्रथा का नाम आपने सुना होगा। तिनकठिया प्रथा का संबंध बिहार से है और बिहार में भी खास करके पश्चिमी चंपारण से है। साथियों, यह ऐसा प्रथा था जिसमें आपको 20 भाग पर 20 जो भाग अगर आपके पास जमीन है तो उसमें 3 भाग पर यानी 3/20 भाग पर नील की खेती करना जो है अनिवार्य होता था। यहाँ देख लीजिए विशेषता, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण यानी बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था।
चाहे उन किसानों का मन हो या न हो, उनको 3/20 भाग पर, यानी 3/20 भाग पर उनको खेती जो है किसका, नील का करना अनिवार्य था। और इसी प्रथा को क्या कहा गया, तिनकठिया प्रथा। सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है कि तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे था, तो नील की खेती से था। कहां से था, तो चंपारण बिहार से था। और ये भी याद रखिएगा, ये जो वैल्यू है 3/20, इसको भी याद रखिएगा। अगला जो प्रथा है वह है ददनी प्रथा। तो ददनी प्रथा भी जो है कृषि पद्धति का ये था। और इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। याद रखिएगा, ददनी प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए उनको एडवांस में पैसा देते थे। राइट, चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में समझते हैं। तो 3 ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था जो आपको जानना ही चाहिए बीइंग अ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, वो है अस्थाई बंदोबस्त, जिसको कि जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। दूसरा है रैयतबाड़ी बंदोबस्त और तीसरा है महलबाड़ी। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था में जो 3 आपको याद रखना है वह है अस्थाई बंदोबस्त, जिसको कि जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, वहीं रैयतबाड़ी और तीसरा है महलबाड़ी। तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है कि स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी बंदोबस्त का संबंध किससे है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से। यानी स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 में किया गया था। वहीं पर रैयतबाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था जो है टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में किया गया था। और वहीं महलबाड़ी सिस्टम की व्यवस्था जो है होल्ट मैकेंजी के द्वारा, याद रखिएगा, महलबाड़ी सिस्टम जो है होल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में किया गया था। तो 3 ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, यानी भू राजस्व समझते हैं भूमि से राजस्व वसूलने की जो व्यवस्था था, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतबाड़ी बंदोबस्त और महलबाड़ी बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतबाड़ी बंदोबस्त टॉमस मुनरो और महलबाड़ी बंदोबस्त होल्ट मैकेंजी। यहां पर देखिएगा कि कौन कौन से क्षेत्र में, यहां आपसे पूछेगा इनमें से कौन से ऐसे क्षेत्र थे जहां पर अस्थाई बंदोबस्त लागू था। तो अस्थाई बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। ध्यान देने वाली बात यह है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये तीनों उस समय एक ही प्रांत में थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस। और एक जो आपको ध्यान रखना है नॉर्दर्न कर्नाटका का क्षेत्र। तो साउथ इंडिया का एक ये छोटा सा पार्ट उत्तरी कर्नाटका, जहां पर अस्थाई बंदोबस्त लागू था। वहीं अगर हम बात करें रैयतबाड़ी व्यवस्था का, तो रैयतबाड़ी व्यवस्था जो है बंबई, मद्रास और आसाम में लागू था। ईस्ट में आसाम एक ऐसा जगह था जहां पर रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू था। महलबाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बाद में चल के महलबाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब के क्षेत्रों में लागू किया गया था। अब इसमें क्या था कि जो अस्थायी बंदोबस्त था उसमें समस्त ब्रिटिश भारत का 19%, जो समस्त ब्रिटिश भारत था उसका 19% जो था हिस्सा जो था वो अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत था। वहीं समस्त ब्रिटिश भारत का 51% जो हिस्सा था वह किसमें था, रैयत बाड़ी बंदोबस्त था। और समस्त ब्रिटिश भारत का 30% जो है महलबाड़ी सिस्टम के अंतर्गत था। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को दे दिया गया था, किसमें, अस्थायी बंदोबस्त में। वही भूमि का मालिक किसान किसमें किया गया था। यह प्रश्न भी बनता है कि इनमें से किस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का मालिक किसान था। तो आपका आंसर हो जाएगा रैयतबाड़ी व्यवस्था का संबंध था टॉमस मुनरो से। भूमि पर गांव का अधिकार कौन सी व्यवस्था में था, तो भूमि पर गांव का अधिकार जो था वह महलबाड़ी सिस्टम में था। याद रखनी है आपको कि भूमि पर गांव का अधिकार महलबाड़ी सिस्टम में, भूमि पर मालिक का यानी भूमि का जो मालिक किसान होता था वह होता था रैयतबाड़ी में। और भूमि का अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को जो दिया गया था वह था अस्थायी बंदोबस्त, या इसको हम जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जो है जमींदार को थी, इसमें तो अस्थायी बंदोबस्त में। वही कर की दर जो है 33 से 55% रखा गया था रैयतबाड़ी व्यवस्था में। वहीं ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखिया की थी, वो था महलबाड़ी सिस्टम। कर की दर जो है महलबाड़ी सिस्टम में 60%।
तो कर की दर जो सबसे ज्यादा था वह था किसमें, माहलवाड़ी सिस्टम। प्रभाव इसका क्या हुआ, देखिए इन तीनों जो भू राजस्व व्यवस्था था उसका प्रभाव आपको जानना ही चाहिए। प्रभाव उसका यह हुआ कि पारंपरिक जो अर्थव्यवस्था था उसका विघटन हो गया, कृषकों में दरिद्रता आ गई, कृषि में ठहराव तथा अवनति यानी डिक्लाइनेशन हुआ, और पुराने जमींदारों का उन्मूलन और नए जमींदारों का उदय हुआ। जो पुराने जमींदार थे उनका खात्मा हो गया और नए नए जमींदार का उद्भव हुआ। कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ही इससे हुआ। सारे फैक्ट्स जो इफेक्ट्स थे किसके, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त, खेतबाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त का क्या क्या प्रभाव पड़ा वो आपको देखना चाहिए। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी, यहां पर देखिए हमने बताया था कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो व्यवस्था था वह 51% क्षेत्रों पर था, वही महलवाड़ी सिस्टम कितना पर था, 30% पर था, और वही रैयतवाड़ी जो माफ कीजिएगा आपको अस्थायी बंदोबस्त जो था वह 19% पर था। तो अस्थायी बंदोबस्त 19 पर, रैयतवाड़ी 51 पर और महलवाड़ी 30%। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो अस्थायी बंदोबस्त, यहां देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका, अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है, अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। भारत में रेलवे की अगर हम बात करें तो भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी का ही यह प्रयास था जिसके कारण महाराष्ट्र में सन 1853 ईस्वी से बंबई से लेकर के थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। साथियों इसको ध्यान में रखना है आपको, प्रश्न यहां से बार बार पूछा जाता है कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। और प्रथम रेल जो है महाराष्ट्र में 1853 ईस्वी में बंबई से लेकर थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी, जिसको हम फार्मिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए ही किया गया था। याद रखना है आपको कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा यानी फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। साथियों अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। साथियों 1857 की क्रांति से आप भली भांति पर कभी ना कभी आपने पढ़ा ही होगा 1857 की क्रांति को। 1857 की क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम जो है मेरठ से स्टार्ट हुआ था 10 मई 57 को। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे थे और मंगल पांडे ने ही बैरकपुर से यह विद्रोह शुरू किया। याद रखना आपको मंगल पांडे का संबंध 34वीं रेजिमेंट से था और उन्होंने बैरकपुर जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है से विद्रोह प्रारंभ किया। वर्ष 1857 में स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे। जब 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी, विद्रोह शुरू हुआ था, तो उस समय आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक किसे माना गया था, तो कमल और रोटी को। कमल और रोटी जो था सिंबल था किसका, 1857 के स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम का। अगला देखिए वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। साथियों आपको मालूम होगा कि एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग ही वर्ष 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण था। और फिर से देख लीजिए, एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। अंग्रेजों के शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह का जन्म दिया। अब इससे क्या समझते हैं आप, सबसे पहले तो एक चीज, किसी चीजों का अगर कोई विद्रोह होता है तो उसका एक तात्कालिक कारण होता है, लेकिन क्या तात्कालिक कारण ही किसी भी विद्रोह को उत्पन्न होने के लिए काफी है, तो आंसर होता है इसका नहीं। कोई भी विद्रोह होता है उसका कहीं ना कहीं एक लंबे समय से उसकी बीज बो दी जाती, और वही था 1857 की। तो 1857 की जो मेन क्रांति का जो रीजन था वह था अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां। उनकी शोषणकारी नीतियों में अनेक थे, चाहे वो आर्थिक नीति हो, राजनीतिक नीति हो, धार्मिक नीति हो, प्रशासनिक नीति। धार्मिक की अगर हम बात करें तो उन्होंने धार्मिक जो यहाँ का भारतीय जो कल्चर था उसमें इंटरफेरेंस शुरू किया, आर्थिक नीतियों में बदलाव किया। आर्थिक नीति, अब जैसे यहाँ पर देखिए कि
कि आपने क्या किया, आपने जो तिनकठिया प्रथा शुरू किया, अब किसान को मन नहीं है फिर भी उनको 3/20 भाग पर नील की खेती करनी है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो चीज थे वो क्या थे, एक शोषणकारी नीति थे। और यही सब कारण, यही सब नीति जो है 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। तात्कालिक कारण पूछता है तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस ही आपको आंसर लगाना है। लेकिन अन्य कारण अगर पूछता है तो आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है बार बार। तो लॉर्ड कैनिंग थे 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, यह भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो पॉमर्स्टन जो थे वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे 1857 के विद्रोह के समय। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र से थे? 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो विद्रोह में भाग लेने वाले सैनिक सर्वाधिक जो थे वह अवध क्षेत्र से थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत का उस समय गवर्नर जनरल थे, 1857 में इलाहाबाद को अपना आपातकालीन यानी इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा। एक प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के यानी 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था वह सफल क्यों रहा, तो उसका आंसर है केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति यानी जो उनकी स्ट्रैटेजी थी उसका अभाव। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? तो लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मी को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो कैप्टन हुरोज ने पराजित किया था। कैप्टन हुरोज ने जब पराजित किया था रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में, तो कैप्टन हुरोज ने रानी लक्ष्मीबाई दावे की। प्रशंसा में कौन से शब्द कहा था? तो जरा कमेंट सेक्शन में आप मुझे। असम में 1857 की ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। याद रखिएगा। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता बाबू कुंवर सिंह। लखनऊ में 1857 की क्रांति के नेता बेगम हजरत महल। और असम में 1857 की क्रांति के नेता दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? याद रखिएगा, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? नाना साहब के द्वारा किया गया था। और उन्होंने अपना सेना जो पति है वो नियुक्त किया था तात्या टोपे का। तात्या टोपे का अन्य नाम था रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? बहादुर शाह जफर के द्वारा बख्त खां को अपना सेनापति। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कौन से कमीशन का गठन किया? साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि 1857 की जब क्रांति हुई तो यह अनएक्सपेक्टेड क्रांति था और ऐसा ब्रिटिश लोग को पता भी नहीं चला कि इतनी बड़ी क्रांति होने वाली है। और उसके बाद एक पील कमीशन आया था जो कि सेना का रीस्ट्रक्चर किया था। सेना का रीस्ट्रक्चर किया था और उसके लिए पील कमीशन का गठन किया गया था 1857 की क्रांति के दमन के बाद। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता की अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि दिल्ली में जो है प्रमुख विद्रोही नेता थे बहादुर शाह द्वितीय और सैन्य का जो नेतृत्व किया था वह बख्त खां के द्वारा किया गया था। इसके दमनकर्ता अगर आपसे पूछता है तो वो जाएगा निकलसन एवं हडसन। लखनऊ में आपने देखा था बेगम हजरत महल और इसके दमनकर्ता थे कॉलिन कैंपबेल। झांसी और ग्वालियर की अगर हम बात करें तो झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया।
और वहां पर दमन करता थे जनरल फिरोज। कानपुर में नाना साहब और उनके सेनापति तात्या टोपे थे। वहीं इनके दमन करता थे कॉलिन कैंपबेल। इलाहाबाद में लियाकत अली के द्वारा नेतृत्व किया गया 1857 की क्रांति। दमन करता थे कर्नल नील। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और दमन करता थे कैप्टन नील। तो इलाहाबाद और फैजाबाद दोनों में कैप्टन कर्नल नील के द्वारा दमन किया गया था। जगदीशपुर जो कि बिहार में पड़ता है, जगदीशपुर का संबंध जो था यानी यहाँ का नेतृत्व करता थे कुंवर सिंह और उनके बड़े भाई अमर सिंह। विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर ये जो थे दोनों वहां दमन किए थे। और फतेहपुर में अजीमुल्ला 1857 की क्रांति के नेता थे और वहां जनरल रेनॉल्ड को भेजा गया था दमन करने के लिए। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। याद रखना है आपको कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। साथियों एक बात ध्यान रखिएगा कि मेरठ से जब टुकड़िया दिल्ली की ओर रुख किया तो बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था, क्योंकि वही जो थे उस समय एक बड़े नेता थे और मुगल शासक का सम्राट थे। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया था। जब वर्ष 1857 के विद्रोह का दमन किया गया उसके बाद भारत शासन अधिनियम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 पारित किया गया था और इसके माध्यम से भारत का शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर, ध्यान रखिएगा 1858 के एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर जो है वह किसको दे दिया गया था? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। तो इसके माध्यम से भारत का जो शासन यानी भारत का पर जो शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को किया गया था। वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो हम एक बार पहले भी आपने देखा था कि 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन यानी रीस्ट्रक्चर के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 1858 के भारत प्रशासन अधिनियम के द्वारा इसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया था। जैसा कि आपको मालूम है कि लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 की जब क्रांति हुआ था उस समय गवर्नर थे और उसके बाद भारत का वायसराय जो है भारत का वायसराय भी इन्हीं प्रथम वायसराय जो है बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा अंग्रेजों का आलोचक था? तो 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर, हाँ देखिए शायर जो है अंग्रेजों का आलोचक था, तो वो थे मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्यवर्ग एवं जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें लोअर वर्ग के जो नेता थे वही शामिल थे, जो शिक्षित थे, मध्यम वर्ग थे और जमींदार थे वो अपनी तटस्थता की भूमिका बनाए हुए थे। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखे जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो था सर सैयद अहमद खां। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय थे सर सैयद अहमद खां। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जिस राजवंश के द्वारा अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की गई थी वह थे ग्वालियर के सिंधिया। हाँ साथियों, याद रखने वाली बात यह है कि ग्वालियर के जो सिंधिया थे उस समय अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे अपने ही लोगों के विरुद्ध। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तक कौन कौन है? यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं आपको। तो द ग्रेट रेबिलियन जो है वह अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था। द ग्रेट रेबिलियन अशोक मेहता के द्वारा। फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर के द्वारा। एंटनी 1857 जो है एसएन सेन के द्वारा। 1857 जो है एसएन सेन के द्वारा। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अगर सिर्फ रहे तो सेन के द्वारा
वहीं सिपोय, म्यूटनी और द रिवोल्ट ऑफ 87 रहे तो आरसी मजुमदार के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी टी.आर. होम्स के द्वारा। रेबेलियन 1857 रहे तो पी.सी. जोशी के द्वारा। कॉलेजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट रहे तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो बी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? सर जेम्स ऑटरम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्र संग्राम था। यह कथन किसका है? यह कथन जो है आर.सी. मजुमदार का है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे एस.एन. सेन। 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मतों की अगर हम बात करें तो जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्र संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। यह जो मत है वह कौन से इतिहासकार का है? तो एस.एन. सेन ने कहा था। एस.एन. सेन ने कहा था कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता का कहना था कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वहीं बी.डी. सावरकर ने 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था का विचार दिया। बी.डी. सावरकर ने कहा कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित था और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। यह आर.सी. मजुमदार की अगर हम बात करें तो आर.सी. मजुमदार ने तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आर.सी. मजुमदार ने इस 1857 की क्रांति को पूरी तरीके से नकार दिया और कहा कि न तो यह प्रथम था, न राष्ट्रीय संग्राम था और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजुमदार ने। सर जॉन लॉरेंस ने कहा था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह। बेंजामिन डिजराइली ने कहा 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी. रॉबर्टसन ने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी.आर. होम्स ने यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑटरम यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का संयंत्र था। रीज ने कहा कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। तो इन सभी बातों को याद रखेगा, एक बार फिर से हैक करके इसको देख लीजिएगा ताकि आसान से आपको याद हो जाए। एक दो बार इस वीडियो को जब आप फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि जो स्पीड है वो कम है तो आप इस स्पीड राइट साइड कॉर्नर टॉप कॉर्नर पर जाकर के प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकते हैं। प्लेबैक स्पीड को 1.25 करके देखिए तो 1.50 करके देखिए, जो ही आपको सहूलियत लगता है आप उसे देख सकते हैं ताकि आपका रिवीजन फास्ट हो। प्लेबैक स्पीड वो स्पीड होता है जिस स्पीड पर आप वीडियो को चलाना चाहते हैं। प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह की अगर हम बात करें तो प्रमुख किसान और जनजातीय विद्रोह भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है इस खंड का। तो प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। संथाल विद्रोह ईस्वी पूछ देता है बार बार। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में हुआ था का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है तो आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। इसके नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। जगत पिता की संज्ञा किसको दिया गया था? तो बिरसा मुंडा को दिया था और जगत पिता यानी धरती आबा के नाम से जाने जाते थे। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वो हुआ था नील विद्रोह। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहां पर था? तो पटना में था। वंदे मातरम गीत जो है, वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। याद रखना है साथियों, वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस में किया गया था? तो
सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की किस उपन्यास में किया गया था? तो वह था आनंद मठ। ध्यान देना है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया था। हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह 1820-21 माध्यम से हुआ था। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? तो संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता सुरेंद्र साई थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन जो है गुरु राम सिंह के द्वारा संगठित किया गया था। अगला है एक विद्रोह उलगुलान विद्रोह। तो उलगुलान विद्रोह का संबंध बिरसा मुंडा से था। याद रखना है, उलगुलान विद्रोह का संबंध किससे था? तो बिरसा मुंडा से था। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो बिरसा मुंडा का संबंध जो है झारखंड राज्य से संबंधित। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित एक नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील कृषकों की जो दुर्दशा थी उस पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः जो है शेरपुर से गारो पहाड़िया तक हुआ था। पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः शेरपुर से गारो पहाड़िया तक हुआ था। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? तो फराइजी विद्रोह का नेता थे दादू मियां। फराइजी विद्रोह दादू मियां। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? साथियों, मुंगेर जो कि बिहार में पड़ता है, तो मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य था बसाक्त भूमि की वापसी की मांग। याद रखना है आपको कि मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य था बसाक्त भूमि की वापसी की मांग के लेकर। कोल विद्रोह जो कि 1831-32 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था। मानव बलि प्रथा यानी मौर्य प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो है एक विद्रोह हुआ था। वह विद्रोह खोंड जनजाति के द्वारा किया गया था। मानव बलि प्रथा निषेध को लेकर अंग्रेजों को विरुद्ध एक विद्रोह हुआ जो कि खोंड जनजाति के द्वारा किया गया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 में। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो 1855 में संथालों ने मेजर बारो को पराजित किया था। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। 1831 में बालाकोट की लड़ाई में बहावी किससे पराजित हुए थे? 1831 में बालाकोट की लड़ाई में बहावी अंग्रेजों से पराजित हुए थे। प्रमुख जनजातीय विद्रोह की हम बात करें तो उनमें से प्रमुख जनजातीय विद्रोह है चुआर विद्रोह, हो विद्रोह, भील विद्रोह, काशी विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह और भील विद्रोह। तो फिर से देख लीजिए, प्रमुख जनजातीय विद्रोह में चुआर, हो, भील, खासी, कोल, रंपा, खोंड, संथाल, मुंडा, भील। चुआर, हो, भील, खासी, कोल, रंपा, खोंड, संथाल, मुंडा, भील। आपको जो याद रखना है वो यह चुआर विद्रोह का संबंध यानी नेतृत्वकर्ता कौन थे, लीडर कौन थे चुआर विद्रोह का? तो वो थे राज जगन्नाथ। हो विद्रोह का तो राजा कराहत, भील का सेवाराम और त्रम्बक, काशी का तो राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और बार मालिक, कोल का बुद्ध भगत और गंगा नारायण, रंपा का अल्लूरी सीताराजू, खोंड का चक्र बिश्नोई, संथाल का सिद्धू व कानू, मुंडा का बिरसा मुंडा, भील का दौलत सिंह। तो ये सभी जो थे नेतृत्वकर्ता थे और उनका वर्ष जो था वो ये रहा और कौन से प्रभावित क्षेत्र रहा था इस विद्रोह से उसको भी एक बार देख लीजिए। मुंडा विद्रोह का संबंध जो है छोटा नागपुर से था। वहीं संथाल विद्रोह का क्षेत्र जो है राजमहल की पहाड़ी पश्चिम बंगाल से था। और अगर हम बात करें भील विद्रोह का तो भील विद्रोह भी जो है खानदेश से था। वो विद्रोह सिंहभूम और छोटा नागपुर से था। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहां किया था? तो वेलुथम्पी के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व केरल में किया गया था। भीलों के द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों को विरुद्ध क्रांति प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? भीलों के द्वारा। गड़करी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? तो गड़करी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर से था। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बापा ने किया था। आदिवासी लोगों के लिए
जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बापा के द्वारा शुरुआत की गई थी। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस बार हुआ था? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। केरल के मालाबार तट पर मोपला विद्रोह हुआ था। गोविंद गिरी ने मेवाड़, बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था लसोड़िया आंदोलन। याद रखिएगा, गोविंद गिरी के द्वारा मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए एक आंदोलन चला गया था जिसका नाम था लसोड़िया आंदोलन। अहोम विद्रोह जिसका समय काल था 1828 से 1835 किस राज्य से संबंधित है? तो अहोम राजा जो थे वो असम से बिलोंग करते थे। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा किया गया था? तो राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन का जो मूलतः जो शुरुआत है वह भगत जवाहर मल के द्वारा शुरू किया गया था। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। ध्यान रखना है, बिरसा मुंडा के द्वारा एकेश्वरवाद की स्थापना पर क्या किया गया था? बल दिया गया था। यहां अब आप मैप के सहारे विभिन्न किसान एवं नागरिक विद्रोह का जो क्षेत्र है और जो वर्ष है उसको आप एक बार आसानी से याद। जैसा कि अभी आपने पढ़ा था अहोम विद्रोह, तो यहां पर देखिए आसाम से संबंधित है अहोम विद्रोह और जिसका नेतृत्व करता थे गोमधर कुंवर सिंह। खासी विद्रोह की अगर हम बात करें तो खासी विद्रोह यहां पर देखिए, खासी विद्रोह भी इसी क्षेत्र में था। खासी विद्रोह राजा तीरथ सिंह, खासी विद्रोह का संबंध किससे था? तो राजा तीरथ सिंह से। नागा विद्रोह, तो नागा विद्रोह जो है, नागा विद्रोह के लीडर कौन थे? नागा विद्रोह का लीडर थे रानी कैंडिल्यो। ये नहीं पूछने वाला है। तो नागा विद्रोह नागालैंड से है। कुकी विद्रोह मणिपुर, कुकी विद्रोह किससे है? तो मणिपुर में। बहावी विद्रोह, यहां पर देखिए पटना में बहावी विद्रोह का जो सेंटर था। तो बहावी विद्रोह के नेता थे सैयद अहमद बरेलवी और सन्यासी विद्रोह का नेता थे कौन? सन्यासी जो है उनके नेता थे सन्यासी गिरी संप्रदाय। फकीर विद्रोह के मजनू शाह चिराग। पागलपंथी विद्रोह के नेता थे करम शाह एवं टीपू मीर। हराइजी विद्रोह के दादू मियां। और उसके बाद आप देख सकते हैं रंपा विद्रोह का संबंध आंध्र प्रदेश से। तेजू आदिवासी आंदोलन का भी संबंध आंध्र प्रदेश से। कोया विद्रोह का संबंध यहां पर देखिए आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन सा है? तेलंगाना। और तमिलनाडु से, तमिलनाडु में पॉलीग्रो का विद्रोह हुआ, गंजाम विद्रोह हुआ। वहीं कर्नाटक में किट्टोर विद्रोह हुआ। रामोसी विद्रोह पश्चिमी तट पर हुआ था। रामोसी विद्रोह कहां पर हुआ था? पश्चिमी तट पर हुआ था। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। और वहीं कुछ कच्छ विद्रोह जो है गुजरात में। बखेरा विद्रोह गुजरात में हुआ। उसके बाद यहां पर देखिए कोल विद्रोह का नेतृत्व करता बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह का सिंधु और कानू। खैरवार विद्रोह का मुंडा। टाना भगत आंदोलन का जतरा भगत। और युआन और जुवांग विद्रोह का नरनायक। कूका विद्रोह जो है उसका नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया था। और उसके बाद जो आपको ध्यान देने वाली बात है इसमें भील विद्रोह, तो भील विद्रोह का नेतृत्व करता थे दशरथ हिरिया सेवाराम। तो इतनी इन सभी विद्रोहों का जो है आपको ध्यान रखना है मैप के थ्रू। और मैप के थ्रू अगर आप समझने का प्रयत्न करते हैं तो आपको आसानी रहेगा याद करने में। गोगी नेगी रंगा बायकुलू भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। तो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता किसे माना जाता है? तो रंगा बायकुलू को माना जाता है। साथियों ये था हमारा आज का लास्ट। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए सेशन में, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री एनसीईआरटी सार संग्रह के मॉडर्न हिस्ट्री के भाग 3। साथियों अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इससे फायदा मिले।